हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक के प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय देख रहे थे, जिसके 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। उसी का ये आज अगला भाग है, जिसमें हम उत्तराखंड की जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी जो आगामी एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए हम टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैं प्रत्येक टॉपिक को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्रत्येक सीरीज को, प्रत्येक वीडियो को जो भी यहाँ से दिया जा रहा है उसे प्रॉपर फॉलो करें, नोट्स बनाएं, और अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बार बार वीडियोज़ को देखकर रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। और आपको अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये परीक्षावाणी सीरीज है भैया, और इसमें आपका परीक्षावाणी से कुछ भी मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जलवायु क्या होती है। तो 2 टर्म आप लोगों ने सुने होंगे, जलवायु और दूसरा जो आप सामान्यतः यूज करते हैं बहुत बार, मौसम, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं। देखो क्या अंतर है। मौसम या जलवायु कहने का मतलब सिंपल ही होता है आपका ताप, दाब, वायु, वर्षा आदि की दशाएं, ठीक है। अगर हम इन सभी चीज़ों की दशाओं को बहुत कम समयांतराल के लिए, यानी कि क्षणिक समय के लिए देखते हैं, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इतने समय के लिए अगर हम देखेंगे किसी भी स्थान विशेष में, वहाँ का मौसम कैसा है, यानी कि वहाँ पे ताप, दाब, वायु या फिर वर्षा आदि की स्थिति कैसी है, तो उसे हम मौसम कहेंगे, ठीक। जैसे आज सुबह आप लोग उठे और आपने देखा बादल लगे हुए हैं या फिर बारिश हो रही है, तो आप लोग कहेंगे कि मौसम ख़राब है। बहुत अच्छी धूप आई है तो आप लोग कहेंगे मौसम अच्छा है। जबकि जलवायु क्या होती है, सेम चीज़ों का, ठीक है, ताप, दाब, वायु, वर्षा आदि इन चीज़ों की स्थिति बहुत लंबे समयांतराल तक कैलकुलेट करना, या वहाँ की इन चीज़ों की स्थिति को देखना। जैसे किसी क्षेत्र पर आप लोग गए और आपने देखा कि पिछले 30 सालों में यहाँ का जो तापमान रहता है औसतन इतना रहता है, यहाँ पे वायु की दशा ऐसी है या वायु ऐसी रहती है, वर्षा की स्थिति यहाँ पर ऐसी है, इतनी सेंटीमीटर होती है, तो आपने देखा कि पिछले 30 सालों या 40 सालों में यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, तब आप कहेंगे कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। तो किसी क्षेत्र विशेष में अगर हम वायुवीय दशाओं को लंबे समयांतराल के लिए देखें तो वो जलवायु कहलाती है, जबकि छोटे समय के लिए देखें तो मौसम कहलाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी स्थान की जलवायु अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें पहला आता है वहाँ का देशांतरी एवं अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो पृथ्वी है इसको हमने काल्पनिक रूप से 2 भागों में बांट दिया है एक रेखा के द्वारा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। इससे 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींची गई है और 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा खींची गई है। कारण क्या है कि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। और सूर्य की किरणें यहाँ से कर्क रेखा तक भी लंबवत पड़ती हैं जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन करता है, ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर खिसकता है तब। तो देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र को, ये जो उत्तर में 23.5 डिग्री है और दक्षिण में 23.5 डिग्री है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इस अक्षांश और देशांतर की स्थिति इसकी स्थिति इसलिए प्रभावित करती है जलवायु को, क्योंकि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाएगा, उत्तरायण होगा, तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय दशाएं बनेंगी। और जब दक्षिण की ओर आएगा, यहाँ आएगा, तो फिर मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसी दशाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो आपका देशांतरी और अक्षांशीय स्थिति बहुत प्रभाव डालती है। जल और स्थल का वितरण, ठीक है। जल के नज़दीक है कोई क्षेत्र, यानी कि समुद्र के किनारे पर स्थित है, तो वहाँ की जलवायु थोड़ी अलग होगी। और कोई जब समुद्र तट से बहुत दूर है, बहुत दूरी पर स्थित है, तो वहाँ की जलवायु अलग होगी, ठीक है। समुद्र तट से दूरी ये काफ़ी प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई ये भी प्रभावित करता है। उच्चावच, ठीक है, यानी कि उच्चावच कहने का मतलब होता है धरातल कैसा है करके वहाँ का, ठीक है। कहीं पे ऊंचे पहाड़ होंगे, कहीं पे पठार होंगे, कहीं पे नदी घाटियाँ होंगी, इस टाइप की। और अगला है वायुदाब तथा पवनों का धरातल पर वितरण कैसा है, ये तो प्रभावित करते हैं जलवायु को किसी भी क्षेत्र की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राज्य की जलवायु में किन कारणों से विषमता देखने को मिलती है। तो राज्य की जलवायु में निम्नलिखित कारण हैं जिनसे बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। तो पहला है समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई। तो राज्य जो है समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा, भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राज्य में सभी स्थान समुद्र तल से बराबर ऊंचाई पर है, ठीक है। आपको दिखेगा कि जैसे नंदा देवी है 7,870 मीटर की ऊंचाई पर है,
ऐसे आप लोग देखेंगे नरेंद्र नगर है 1080 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ऐसे आप लोग अन्य जगह देखेंगे, जैसे आपका चंपावत है लगभग 1750 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अलग अलग स्थानों की ऊंचाई में भिन्नता है, तो इससे भी मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ की जलवायु में अंतर पड़ता है, ठीक है। पर्वत श्रेणियों की दिशा, कल हमने बात की थी कि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ मध्य हिमालय श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे आपका है नाग टिब्बा, ठीक है, या फिर आपका द्रोणागिरी श्रेणी है, या दीपा, और आपकी इसी तरीके से रानीखेत की श्रेणी है, मसूरी, झंडीधार। तो ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब ये सारी श्रृंखलाएं आपकी समानांतर नहीं होंगी या फिर एक ही जैसी स्थिति नहीं दिखाती होंगी, ठीक है। तो इनकी दशा भी जो है पर्वत श्रेणियों की दिशा दशा ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी जलवायु पर। जो पर्वत श्रेणी आपका जो आपकी जलवायु होती है, ठीक है, जैसे आपका मानसून प्रवेश करता है, जो पवन प्रवेश करते हैं, तो पवनों की अगर दिशा के समानांतर है तो बारिश नहीं करेंगे, लेकिन उनके सामने अवरोध पैदा कर रही है कोई श्रेणी तो वहाँ पे बारिश होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ढाल की प्रवणता, ठीक है, छायादार ढाल और वनाच्छादन की सघनता, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उत्तराखंड की जलवायु को, इसलिए उत्तराखंड की जलवायु में विषमता देखने को मिलती है, ठीक। अब हम उत्तराखंड की जलवायु को सामान्य रूप से प्रचलित 3 ऋतुओं जो कि हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, इनके अनुक्रम में देखेंगे। तो एक एक करके अध्ययन करते हैं क्या क्या फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी को हम कवर कर रहे हैं तो उसके सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले देखें ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। भूमध्य रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, तो अभी हमने देखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में थी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें पाई जाती है। तो कर्क रेखा की ओर जब बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है राज्य में, क्योंकि सूर्य की किरणें अब कर्क पर सीधे चमक रही होंगी, ठीक है। और कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के बीचों बीच सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च के मध्य से जून तक रहता है। तो ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि मार्च से जून तक जो है वो ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक। पूछा जाता है ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है, ये पूछा गया फैक्ट है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। रूढ़ी या खरसाऊ ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ताप बढ़ने और दाब घटने के कारण जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो भैया ये जो धरातल है वो गर्म होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ताप बढ़ेगा तो जो यहाँ पर गैसें थी ये सीधे वाष्प बन के ऊपर की ओर उठती हैं, तो यहाँ का स्थान खाली होता है, इसलिए यहाँ पे वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ताप अगर बढ़ेगा तो उस स्थान में वायु दाब घट जाता है, ठीक है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो इस कारण इस दौरान निचले भागों में तड़क गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा और कभी कभी तूफान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मई से जून तक तापमान सर्वाधिक रहता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे गर्म महीना कौन सा है, सबसे ठंडा महीना कौन सा, तो इस तरीके से बनते हैं। तो ध्यान रखें मई जून जो मई जून का महीना होता है, इस समय पर तापमान सर्वाधिक रहता है और इस दौरान राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उच्च हिमालय की चोटियां तो सदैव हिमाच्छादित रहती हैं, तो इसलिए यहाँ का तापमान कम रहेगा औरों की अपेक्षा, ठीक है। शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय, यानी कि शिवालिक को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन तापमान लगभग 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि इसके दक्षिण तथा निचली घाटियों की बात करें तो यहाँ पर तापमान आपका 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। यानी कि जो प्लेन्स वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें आपका तराई क्षेत्र भाबर वाला क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है गर्मियों में। लेकिन जो शिवालिक श्रेणी है यहाँ पे तापमान 29 से 38 तक रहता है, और इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर तापमान आपका इससे बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। अर्थात शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालय क्षेत्र का तापमान कम रहता है, और मध्य हिमालय की अपेक्षा जो उच्च हिमालय है यहाँ का तापमान सबसे कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ रहती है हमेशा, तो सबसे कम रहेगा। तो ये समझना है। आगे बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस ऋतु का काल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, समय कब से कब तक है। तो इस ऋतु का काल मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। तो जून से अक्टूबर के बीच में आपकी आती है वर्षा ऋतु, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा कब होती है, जुलाई अगस्त सितंबर में, ठीक है, जुलाई अगस्त में मेनली। तो जुलाई और अगस्त का महीना वर्षा का महीना मेनली माना जाता है, मानसून इस समय ही आता है, ठीक है। वर्षा ऋतु को बसगाल या चौमासा कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है ना, बारिश के सीजन में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये आदमी परेशान हो जाता है, घर के अंदर ही पैक होके रह गया है, बाहर नहीं निकल सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि बस यार बस करो, ठीक है। तो बस यार बस करो से आप लोग याद रखेंगे बसगाल और चौमासा, तो ये वर्षा ऋतु को कहा जाता है। अब देखिए मानसून आता कैसे है। तो आपने भारत के संदर्भ में पढ़ा होगा, भारत के संदर्भ में जो मानसून आता है ये हमारे दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, ठीक है। जो आपका भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो मैं गुजरात से लेके चल रहा हूँ,
ठीक है। ये वाला गुजरात वाला एरिया आता है, फिर उसके बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल वाला एरिया आता है। तो मानसून आपका इस दिशा से प्रवेश करता है यहाँ से। इसके नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो हिंद महासागर से नीचे आपका भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से जो पवन उत्तर की ओर चलेंगी, ये कोरियालिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो दाहिनी ओर यानी कि इस ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस ओर मुड़ने से अब पवन प्रवेश करेंगे यहाँ से, राज्य के दक्षिण पश्चिम वाले भाग के। तो यहाँ से प्रवेश करेंगे और ऐसे करके यहाँ से चलेंगी और कहाँ चलती हैं, फिर यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी वाला ये क्षेत्र आता है, तो यहाँ तक जाती हैं और इस पूरे क्षेत्र में बारिश करती हैं, ठीक है। और गुजरात तट पर यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, यहाँ केरल में पहुँचता है 1 जून को लगभग। फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाते हैं, यहाँ जाने तक इनका जल खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर आपका अराकान योमा की श्रृंखला है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र। तो फिर हवाएँ यहाँ टकराती हैं और यहाँ से वापस होती हैं, ठीक है। और यहाँ से जल ग्रहण करती हैं, फिर ये इन क्षेत्रों में बारिश करती हैं। तो इस तरीके से आपका मानसून आता है। अब राज्य उत्तराखंड राज्य जो है वो यहाँ पर लगभग है। तो जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, वो प्रवेश कहाँ से करेगा, ये प्रवेश जब यहाँ से यहाँ को आता है तो यहाँ से बह के फिर इस दिशा में प्रवेश करता है, इस तरीके से, ठीक है। तो कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण पूर्व दिशा। हालांकि भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड में किस दिशा से करता है, दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। कारण है कि मानसून इस दिशा की ओर चलता है, फिर यहाँ टकरा के इन श्रेणी से टकरा के वापस आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखें, गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में बारिश करने वाला सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो कि अरब सागर से आता है, ठीक है। अरब सागर है इस साइड, आप लोग जानते होंगे, और ये सीधे बंगाल की खाड़ी की ओर चलता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाला जो मानसून है, ये राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे भैया। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में जो आपका मानसून है वो किस दिशा से प्रवेश करता है। तो अधिकतर स्टूडेंट दक्षिण पश्चिम दिशा लगा देंगे, क्योंकि मानसून दक्षिण पश्चिम से ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से मानसून प्रवेश करता है, और कब करता है, 15 जून के आसपास। इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो अधिकांश वर्षा जो होती है वो किससे होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिम से आपका अरब सागर से जो मानसून जाएगा, ये सीधे निकल जाता है और कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ जाने तक जल खत्म हो जाता है, फिर अराकान यामा जो पर्वत श्रृंखला है, इनसे यानी कि ये जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, इससे टकराकर फिर बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करके मानसून जब वापस आता है, तो यही मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है, ठीक है। तो इससे ही आपका सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड राज्य में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लेना भैया, याद कर लेना। पूछा जाएगा कि मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है राज्य में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से, और प्रवेश कहाँ से करेगा, दक्षिण पूर्व दिशा से, ठीक है। इस ऋतु में राज्य में वार्षिक औसत वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का वार्षिक वर्षावार जो परिसर है इस प्रकार है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बांटा हुआ है, सबसे कम वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है। अधिक वर्षा क्या होती है, तो सबसे कम वर्षा यानी कि जहाँ पर 40 से 80 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, तो होती है आपके बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में। तो बृहत हिमालय का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत कम बारिश होगी और सीधे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो कितनी होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी है कम वर्षा। तो कम वर्षा क्षेत्र किसे कहेंगे, जहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है मध्य हिमालयी क्षेत्र और इसके ऊपरी और उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य हिमालय में जो बारिश होती है वो लगभग मध्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर होती है, जिसे कम वर्षा के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तीसरा आती है आपकी अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा हम किसे कहेंगे, जब आपकी बारिश होगी कितनी, 120 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होगी, तो इसे हम अधिक वर्षा के अंदर रखेंगे। और ये कहाँ होती है, दून क्षेत्र, द्वार क्षेत्र, काली नदी का बेसिन और मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल तथा नदी घाटियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है मानसून सीजन में, ये अधिक वर्षा होती है, यानी कि 120 से 200 सेंटीमीटर। और अधिकतम वर्षा की अगर बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है, ये शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र में होती है। हमने बात की थी तराई को तरी वाला क्षेत्र क्यों कहते हैं, और एक कैसे गंगा के मैदान से भिन्न है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसे अच्छे से देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे अधिकतम वर्षा कहेंगे। तो अधिकतम वर्षा का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। सामान्यतः एक चीज़ हम देखते हैं कि जब हम राज्य में, जो आपका ये राज्य है आयताकार, ठीक है, इस तरीके से, तो राज्य में जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, तो वर्षा की मात्रा लगातार घटती है, ठीक है। क्यों घटती है, क्योंकि जो मानसून यहाँ पे अधिक वर्षा कर रहा है वो बंगाल की खाड़ी से कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो बंगाल की खाड़ी से जल लेकर आता है, तो जहाँ तहाँ टकराएगा, टकराने से बारिश करेगा, तो वर्षा करते करते धीरे धीरे यहाँ टकराते टकराते इसमें जो नमी है वो कम हो जाएगी और बारिश की मात्रा यहाँ पे घटती चली जाएगी। तो अगर आप
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे तो बारिश की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही जो दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून है वो दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ से भी पूरा गुजरात तट से, केरल तट से चल के मानसून आया है तो जगह जगह टकरा कर बारिश करेगा, इसलिए इसका जो नमी है वो कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम जब दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ भी वर्षा की मात्रा कम होगी। तो ध्यान रखें कि राज्य में सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर बारिश की मात्रा लगातार घटती है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूकेपीएससी लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो आपने कितना अच्छे से अध्ययन किया है, कितना समझा है, इस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान में रखेंगे पश्चिम से अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ें तो वर्षा की मात्रा घटेगी। फिर भी वर्षा की मात्रा पर धरातलीय बनावट का विशेष प्रभाव है, ठीक है, लेकिन धरातलीय बनावट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है समझते हैं। देखें 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो नरेंद्र नगर टिहरी है, यहाँ पर लगभग 318 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखी जाती है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि नरेंद्र नगर में, उत्तराखंड में नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए नरेंद्र नगर को आप उत्तराखंड का चेरापूंजी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम देखें 1600 मीटर पर स्थित, 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो टिहरी है, इसी नरेंद्र नगर के बगल में ही ऊपर की ओर, ठीक है, जो टिहरी है, टिहरी में केवल 98 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। तो ये जो उच्चावच है धरातलीय विन्यास, इसका प्रभाव है कि यहाँ पर क्या है, आपका 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नरेंद्र नगर में तो 318 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, लेकिन वहीं पर टिहरी में आपका केवल 98 सेंटीमीटर ही वर्षा हो रही है। तो ये उच्चावच का प्रभाव है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो वर्षा है यहाँ पर धरातलीय बनावट का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इसी आधार पर हम राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों पर जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, उसको देख लेते हैं। तो देखें सर्वाधिक वर्षा तो आप लोग जानते हैं नरेंद्र नगर टिहरी में होती है 318 सेंटीमीटर। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है भैया, आगे भी बन सकता है, इसलिए ध्यान में रखें, अच्छे से याद कर लें कि सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है, किस क्षेत्र में होती है उत्तराखंड में, तो वह है आपका नरेंद्र नगर जो कि टिहरी में पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका राजपुर। तो राजपुर में 318.5 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। अब ये परीक्षावाणी का डेटा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो आयोग इसमें करेक्ट कर देता है बाद में, तो आप लोग भी चेक कर लेना। तो राजपुर क्षेत्र में इसमें लिखा हुआ है 318.5 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन आप ध्यान रखें नरेंद्र नगर में ही सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा। मसूरी में देखें 242.5 सेंटीमीटर। देहरादून में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 230 सेंटीमीटर नापी जाती है, लगभग, ठीक है, औसतन है। ऐसे कोटद्वार में 180 सेंटीमीटर, लैंसडाउन में 210 सेंटीमीटर। ये याद नहीं रखने आपने, कुछ जगहों के याद रखने, जैसे आपका देहरादून हो गया, जैसे आपका नरेंद्र नगर टिहरी है, ठीक है, मसूरी है, ठीक है, नैनीताल है, तो नैनीताल में 270 सेंटीमीटर बारिश है औसत वार्षिक वर्षा। अल्मोड़ा में 104 सेंटीमीटर, पिथौरागढ़ में 122 सेंटीमीटर, श्रीनगर में है आपका 93 सेंटीमीटर, कर्णप्रयाग में 136 और टिहरी में आपने देखा 98 सेंटीमीटर। तो टिहरी की याद रखनी है, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब हम देख लेते हैं शीत ऋतु। तो तीसरी ऋतु आती है आपकी शीत ऋतु, यानी कि जाड़े का मौसम, जो कि अभी समाप्ति की ओर है। तो इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक रहता है। तो चल रहा है आपका मार्च और मध्य मार्च होने को है, ठीक है, तो मध्य मार्च तक शीत ऋतु का प्रभाव रहता है और शीत ऋतु समाप्त हो जाती है। शीत ऋतु को श्यूनद या शीतकला के नामों से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। शीत ऋतु के शुरू होते ही राज्य में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान गिरने लगता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बिल्कुल नीला आसमान दिखाई देता है, बहुत अच्छा सा, अच्छी धूप भी आती है, लेकिन ऐसा है कि तापमान गिर जाता है, तो इस वजह से हमें धूप में बैठने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जनवरी में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो जनवरी जो है राज्य का सबसे ठंडा महीना है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना है और जून सबसे गर्म महीना है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना और जून सबसे गर्म महीना है, ठीक है। इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है। तो जनवरी के महीने में आप देखते होंगे जनवरी फरवरी में बर्फ़ गिरती है, ठीक है, लेकिन 2800 मीटर से नीचे के जो स्थान हैं, इन क्षेत्रों में जो बर्फ़ होती है वो जल्दी पिघल जाती है, जबकि ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। जैसे मुंशियारी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बहुत लंबे समय तक बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, जबकि जो नॉर्मल पिथौरागढ़ या फिर चंपावत या बागेश्वर के क्षेत्र हैं, मार्केट वाले क्षेत्र, यहाँ पे आपके जो बर्फ़ है, अगर अच्छी खासी बर्फ़ गिर भी गई तो 1-2 दिन में पिघल जाते हैं, ठीक। दिसंबर और जनवरी के महीने में राज्य में कभी कभी पाला भी पड़ता है तथा सूर्योदय के पहले और बाद में 2-3 घंटों तक कोहरा छाया रहता है। और सर्वाधिक कोहरा आपको ये प्लेन वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, उधम सिंह नगर है या फिर आपका ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हल्द्वानी वाला क्षेत्र है, और ऐसे देहरादून वाला कुछ शहरी क्षेत्र है, हरिद्वार है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जाड़ों के दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीने में 2-3 घंटे सुबह हमेशा कोहरा छाया रहता है और बहुत ही भीषण कोहरा छाता है, ठीक है। इस ऋतु में
अधिकांशतः दिसंबर जनवरी और फरवरी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो याद रखना, इस ऋतु में अधिकांशतः दिसंबर जनवरी और फरवरी में पश्चिमी चक्रवातों से, जो कि उत्तर दिशा से जाता है, इससे राज्य में जल के साथ साथ कभी कभी ओलों की भी वर्षा होती है। आप लोग देखते होंगे कि मानसून जो होता है वो आपका उसका समय है जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे मानसून आता है, बारिश करता है और मानसून लौट जाता है। इसके बाद शीत ऋतु आ जाती है। तो शीत ऋतु में जो दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना होता है, इस समय पर बारिश कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि मानसून तो आता नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो आपके पश्चिमी चक्रवात आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं, जो कि आपके भूमध्य सागर से होते हुए चल के आते हैं, ये जब हम जियोग्राफी कवर करेंगे तो वहाँ पे पूरा मैं मैप से समझाऊंगा, ठीक है। तो भूमध्य सागर से जो हवाएं चल के आती हैं, तो ये भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय की श्रृंखला जो है चीन वाले क्षेत्र से भारत को अलग करते हैं। तो हिमालय की श्रृंखला के समानांतर जब ये हवाएं बहती हैं, तो इसी हवा से जगह जगह पर यहाँ पे बारिश होती है इस टाइम पे, कब, जाड़ों के महीनों में। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश होती है उसे आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लौटते हुए मानसून से, सॉरी लौटता मानसून नहीं है, जो पश्चिम विक्षोभ वाला मानसून है, ठीक है, जाड़ों का मानसून। तो जो पश्चिम विक्षोभ वाला मानसून है, इस समय इससे पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल, दो ये क्षेत्र हो गए, और अल्मोड़ा देहरादून, दो क्षेत्र है। तो ये 4 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। और कितनी, लगभग 12.5 सेंटीमीटर। अभी देखने में वर्षा की मात्रा बहुत कम लग रही है, लेकिन जाड़े के समय में इतनी वर्षा काफ़ी होती है, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर जो बारिश है वो इन 4 जनपदों में, जिनमें से 3 जनपद आपके गढ़वाल रीजन से मिलते हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून है। और एक जनपद आपका कुमाऊं से मिलता है, कुमाऊं रीजन से, जो कि अल्मोड़ा है, इसी पट्टी में पड़ता है, ठीक है। तो इस वाली पट्टी में आपका पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून वाली पट्टी में जाड़ों के टाइम पे बारिश होती है। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखें, अब आपका तीनों ऋतुएं समाप्त होगी। अब हम देखते हैं ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन। तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, तापमान और वनस्पतियों के आधार पर राज्य की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखना कि एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं। पहला आता है आपका उपोष्ण जलवायु, यानी कि जहाँ पे उष्ण होगी लेकिन कम उष्णता होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो उपोष्ण जलवायु यानी कि 900 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर के आसपास है। तो जिसमें आता है आपका भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और दून क्षेत्र, ठीक है, दून या द्वार क्षेत्र। दूसरा आता है गर्म शीतोष्ण जलवायु, और इसका जो आपका ऊंचाई का क्रम है ये है 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र, ठीक। तीसरा है शीत शीतोष्ण जलवायु, यानी कि ठंडा भी है लेकिन हल्की सी गर्मी भी वहाँ पे पड़ रही है। तो ये है आपका 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र। और सर्वाधिक जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड का, क्योंकि मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है, तो इसी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक है। चौथा आता है अल्पाइन जलवायु क्षेत्र, जहां आपका 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही ज़्यादा सर्द रहेगी। इसके बाद आती है आपकी हिमानी जलवायु, 4200 मीटर से ऊपर का क्षेत्र हिमानी जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आती है आपकी शीत शुष्क जलवायु, ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय का रीजन इसमें आता है, जो 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की। और यहाँ पर मेनली ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखा जाता है शुष्क बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो इसे शीत शुष्क जलवायु कहा जाता है। तो 6 क्षेत्र हैं, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपोष्ण जलवायु, ठीक है, इसके बाद गर्म शीतोष्ण और शीत शीतोष्ण, दो जलवायु क्षेत्र आएंगे। पहला तो आएगा उपोष्ण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय दशाएं केवल गर्मी में कहीं कहीं पे दिखाई देती हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय है नहीं ये क्षेत्र, ठीक है। जो आपकी कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा से दक्षिण का पूरा क्षेत्र मकर रेखा तक हमें उष्ण कटिबंध कहलाता है। इससे ऊपर का क्षेत्र 66.5 डिग्री तक उपोष्ण कहलाएगा। तो भारत का क्षेत्र इससे दक्षिण वाला तो आपका उष्ण में आ जाएगा, लेकिन इससे उत्तर वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड जिसमें पड़ता है मेनली, वो आपका उपोष्ण में आएगा। तो यहाँ की जलवायु तो उपोष्ण ही रहेगी हमेशा, ठीक है, पूरे भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे नीचे उपोष्ण जलवायु आएगी, ठीक है, 900 मीटर तक। इसके बाद क्या आएगा, आपकी शीतोष्ण आ जाएगी, यानी कि शीत थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा, ठंड, क्योंकि हिमालय की ओर बढ़ेंगे। तो शीतोष्ण में 2 भाग आएंगे, एक आएगा गर्म शीतोष्ण, एक आएगा शीत शीतोष्ण, ठीक है। तो ईजी है याद करने के लिए। फिर क्या आ जाएगी, शीतोष्ण के बाद सीधे ठंडा क्षेत्र, यानी कि अल्पाइन जलवायु आ जाएगी। और अल्पाइन के बाद आपका हिमानी और शीत शुष्क जलवायु, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एस.सी. खरकवाल जी का ये डिवीजन है। अब हम बात करते हैं हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु क्या है। देखिए, राज्य के तीनों सीमांत जिलों में, जो कि सबसे उत्तर के जिले हैं, आपने पढ़ा होगा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तीनों का गठन भी एक साथ हुआ है, ठीक है। ये सबसे सीमांत जिले हैं जो कि उत्तर में हिमालय से लगते हैं सीधे, और ट्रांस तथा महान हिमालय का विस्तार सर्वाधिक यहीं पर है। तो राज्य के तीनों सीमांत जिलों के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार है। किस क्षेत्र का, हिमाच्छादित जलवायु क्षेत्र का, ठीक है। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अतः यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है, ठीक।
जो अभी हमने देखी थी। मार्च में शीत कम होने पर यहाँ गरज के साथ बर्फीले तूफानों का दौर शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे इन 3 जनपदों के बारे में। इसके बाद देखें, मई जून में लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गर्जन तर्जन के साथ बिजली चमकती है और थोड़ी बहुत वर्षा होती है। जो लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं, पिथौरागढ़ में सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि मई जून के महीने में हर दिन दोपहर के बाद आपका बारिश हो जाती है। ठीक है, कुछ देर के लिए होती है, शाम को फिर मौसम साफ होता है, लेकिन कुछ देर वर्षा होती है और बिजली चमकती है, ओले गिरते हैं। ठीक है, ये रोज का है। ठीक है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता होगा। अगला है, देखो, ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की जो घटनाएं होती हैं यहाँ पर, ये सामान्य बात है। ठीक, हमेशा होती हैं लगभग। मानसून ऋतु में ताप बढ़ने के साथ हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। हिमस्खलन कहने का मतलब है जो आपके ग्लेशियर हैं, बर्फ जमा होते रही, भार बढ़ा, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर सरकते हैं। ठीक है, तो वही हिमस्खलन कहलाता है। तो हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है और इस समय हिमस्खलन जो आते हैं मानसून ऋतु में ताप बढ़ने के बाद। ठीक है, तो जो यहाँ पे हिमस्खलन आते हैं ये आकस्मिक, भीषण और अनिष्टकारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी दूरी तक ये सरक सकते हैं उस टाइम। शीत ऋतु में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है और बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। तो ये आपके हिमाच्छादित क्षेत्रों की जलवायु थी, जिसमें 3 सीमांत जनपद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जलवायु वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की। क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं और क्या इसका नुकसान होता है और किस प्रकार से हम इनसे निपटते हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रयोजन किए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपदा की बात करते हैं। तो प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसपे जो कि प्रकृति के द्वारा हो रही है और जिससे जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, तो उसे आपदा कहा जाता है। देखें, इसके अंदर विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। ठीक, तो यहाँ की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं। तो आपदा कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि प्रकृति के द्वारा होने वाली, प्राकृतिक रूप से होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे राज्य को या फिर किसी भी क्षेत्र को जनधन की हानि होती है। जैसे पहाड़ का सरक जाना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपका नदियों में बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर मानव का कोई बस नहीं है। ठीक, तो राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि अथवा बादल फटना, ठीक है, बाढ़, हिमपात या फिर हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो ये मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। भूकंप है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि या बादल फटना है, ठीक है, बाढ़ आना या फिर हिमपात के समय आपका हिमखंडों का खिसकना, वनाग्नि लगना आदि। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले अतिवृष्टि क्या होती है। अति मतलब होता है ज़्यादा, वृष्टि मतलब होता है वर्षा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बारिश होना। अब ज़्यादा बारिश का क्या संदर्भ है। देखिए, अगर किसी क्षेत्र पर, किसी एक क्षेत्र पर, निश्चित क्षेत्र पर, ठीक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होगा, छोटा सा क्षेत्र होगा, कोई घाटी हो सकती है, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में बरसात के मौसम में अचानक से बहुत अधिक वर्षा हो जाना, यानी कि बादल फट जाना, उसी को कहा जाता है आपका अतिवृष्टि। इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वर्षा होना बहुत लंबे समय तक, जैसे आपका 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा। उसी को कहा जाता है आपका अतिवृष्टि या बादल फटना, और इससे प्रत्येक वर्ष राज्य को व्यापक जनधन की हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक, दूसरा है हिमखंडों का गिरना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी अधिक होती है, वहाँ शीत ऋतु में पहाड़ों से हिमखंडों के लुढ़कने या गिरने की घटनाएं होती हैं, और पहाड़ों या ढलानों पर सामान्य से अधिक बर्फ जम जाने के कारण वे ढलान पर या फिर घाटियों में गिरते हैं। किससे गिरेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसकेंगे। ठीक है, घाटियों में गिरेंगे और जिससे वहाँ जनधन की हानि होती है। तो यही है आपका हिमखंडों का गिरना या खिसकना, यानी कि ग्लेशियर सरकना। ठीक है, अगला है वनाग्नि। तो वनाग्नि सब लोग जानते हैं, जंगल हमारे पास है, और इनमें आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कौन से पेड़ पाए जाते हैं उत्तराखंड के जंगल में। ये सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है चीड़ के वनों का है। ठीक है, चीड़ के जंगल यहाँ पाए जाते हैं, और चीड़ में आपका एक नेचुरल पदार्थ रेजिन निकलता है, लीसा जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड में जो है लीसे को अंग्रेजों ने सबसे पहले पहचाना, इसकी महत्व को समझा, और इसके बाद लीसा टिपान शुरू किया। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में लीसा टिपान कब से शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना, 1890 से अंग्रेजों ने लीसा टिपान शुरू कर दिया था। तो चीड़ का जो वृक्ष है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो चीड़ के वृक्ष का ही है। लेकिन इससे जो लीसा निकलता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, बहुत जल्दी, तो इसलिए राज्य में वनाग्नि की घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है देखो कि केवल प्राकृतिक कारणों से ही आग लगती है। प्राकृतिक कारण तो बहुत ही नगण्य घटनाएं हैं, नगण्य एक इफेक्ट मान सकते हैं हम। जनरली जो आग लगती है वो कहीं ना कहीं उसमें मानव का ही हाथ होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है वनाग्नि।
राज्य के कुल भूभाग में लगभग 71% भाग जो है वन है। कभी कभी प्राकृतिक कारणों से, जैसे पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि। अब भैया आप लोग समझ सकते हैं कि पत्थर के घर्षण से कितनी जो अग्नि निकल जाएगी और कितनी जगह आग जो लग जाएगी, ठीक है। और या फिर मानव जनित कारण से। अब मानव जनित में क्या हो सकते हैं आपके, जैसे आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं तो यहाँ से कोई चिंगारी चलेगी, ठीक है। या फिर कोई कोई आदमी जंगल में बीड़ी पी, सिगरेट पी और तिल्ली जलाकर फेंक दी, या फिर जली हुई सिगरेट जो है फेंक दी, बीड़ी फेंक दी, या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये मानव जनित घटनाएं कहलाती हैं। तो मानव जनित कारणों से भी राज्य को वनाग्नि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इससे काफ़ी नुकसान होता है। इससे पेड़ खत्म हो जाते हैं, पेड़ तो जलते हैं, लेकिन पेड़ों से ज़्यादा आपका जो जंगली जानवर है, वन्य जीव, ठीक है, ये जिंदा जीवित वन्य जीव भी जल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। इससे कभी कभी ये जो आग है ये किसी गाँव के क्षेत्र तक फैल जाती है, तो इससे जनधन की हानि भी देखने को मिलती है। तो आगे देखते हैं बाढ़। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो मानव जनित कारण है वनाग्नि के, उन पे रोक लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। कम से कम अपने तरीके से आप लोग प्रयास कर सकते हैं, और हो सके तो कम से कम एक पेड़ हमेशा आप लोग जब भी टाइम मिले, जैसे हरेला पर्व होता है तो उस समय पे एक पेड़ कम से कम लगाएं। अगला है देखिए बाढ़। तो बाढ़ क्या होती है, राज्य में नदियों की अधिकता होने के बावजूद अत्यधिक ढाल यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे बाढ़ कम आती है, ठीक है। राज्य में अत्यधिक ढाल है तो पानी को खिसकने के लिए, पानी को आपका बहने के लिए जगह मिल जाती है, तो न यहाँ पे बाढ़ कम आती है। लेकिन जब वर्षा के कारण आपका अगर किसी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, बारिश हुई, बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ और नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, तो इसके कारण से या फिर बांधों के धंसने और टूटने के कारण से राज्य को बाढ़ जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। और बाढ़ क्या होता है कि नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और नदी का सारा पानी किसी अन्य क्षेत्र की ओर बहकर आ गया, ठीक है। और उसने वहाँ रहने वाले जो ज़मीन थी, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, घर थे, उन सबको बहा के ले गया, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं, ठीक। अगला है देखिए भूकंप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपदा है, प्राकृतिक आपदा भूकंप, और सबसे विनाशकारी। तो इसे अच्छे समझें। वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में, यानी कि जोन्स में बांटा है, ठीक है। 5 जोन है यहाँ पर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों या 5 भूकंपीय जोनों में बांटा है, जिनमें से 2 क्षेत्र या फिर 2 जोन उत्तराखंड में पड़ते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जोन 4 और जोन 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो इसमें आते हैं आपके देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है। ये 5 जिले इसमें आते हैं। और इन्हें आप लोग कैसे याद रखेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से जोन 4 और जोन 5 को पृथक कर सकें। तो इसके लिए ट्रिक याद रखें। एनडीटीवी आपने देखी होगी, ठीक है। तो इसी से याद रखेंगे एनडीटी यूके यूएस, ठीक है। एनडीटी यूके यूएस। तो इसमें क्या क्या आपका इंक्लूड हो जाता है, एन से आगे आपका नैनीताल, ठीक है। डी से आगे आपका देहरादून, एनडीटी, टी से हो गया आपका टिहरी, यूके से हो गया आपका उत्तरकाशी, और यूएस से हो गया उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एनडीटी यूके यूएस। इसे कैसे याद रखें, इसे आप लोग पर डे, ठीक है, कम से कम 2-3 दिन तक पर डे 4-5 बार बोलें, एनडीटी यूके यूएस, एनडीटी यूके यूएस, तो याद हो जाएगा। एनडीटी यूके यूएस कौन सा है, जोन 4। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है ट्रिक याद होगी और एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि यार जोन 4 के थे या जोन 5 के थे। तो ध्यान रखें जोन 4 में है एनडीटी यूके यूएस। बाकी आपके सभी जनपद केवल 2 को छोड़कर, कौन कौन से, पौड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पौड़ी हो गया आपका एक, और दूसरा है हरिद्वार, ठीक है। दोनों एक साथ लगे हुए जनपद हैं, पौड़ी और हरिद्वार। इनको छोड़कर जितने भी जनपद हैं जोन 5 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कहीं भी पौड़ी और हरिद्वार का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, पौड़ी और हरिद्वार इसमें, इन दोनों में से किसी भी जोन में नहीं रखे गए हैं। जोन 5 में आपके, सॉरी जोन 4 में आपके एनडीटी यूके यूएस याद कर लेना। बाकी बचे हुए सभी जोन 5 में आ जाएंगे, केवल पौड़ी और हरिद्वार किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो आप भूकंप समझ गए हैं कि भारत कुछ 5 जोन क्षेत्रों में बांटा है और इनमें से 2 जोन जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। तो भूकंप देख लेते हैं क्या है। भूकंप जो है आपका भूपटल पर, यानी कि जो आपकी धरातल होता है, धरती है, भूपटल पर एक भूपटल की एक कंपन अथवा लहर है जो कि धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था से उत्पन्न होती है, ठीक है। जो आपके धरातल है, धरातल पर जो कंपन हो रहा है किस कारण से हो रहा है, जो यहाँ पे चट्टान है या फिर जो आंतरिक प्लेटें हैं इनके खिसकने से, या फिर आपके बांधों के टूटने या धंसने से, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो कंपन उत्पन्न हो रहा है धरातल पर, इस कंपन के कारण काफ़ी नुकसान होता है। इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक। आप लोग काफ़ी बार इसका जो भूकंप के झटके इन्हें महसूस किया होगा सभी लोगों ने, ठीक। तो देखें ये सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। इसकी सूचना नहीं मिल पाती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर बहुत अच्छा रडार भी लगा लें तो 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, इतना ही सूचना मिल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक
प्राकृतिक घटना है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों, भूस्खलन, भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, और बांधों या जलाशयों के धंसने आदि अनेक कारणों से होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसे याद रखेंगे अच्छे से कि भूकंपों की उत्पत्ति के मेन कारण क्या हैं। तो विवर्तनिक गतिविधियां हैं, भूस्खलन है, भ्रंश है, ठीक है, भ्रंश रेखा जो है होती है आपकी, अभी हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए और बांध या जलाशयों का धंसना, ठीक। लेकिन पृथ्वी के एथनोस्फीयर यानी कि जो पृथ्वी का सबसे केंद्र वाला भाग है, पृथ्वी के अंदर अगर आप घुस जाएं, खोदते हुए पूरा अंदर घुस जाएं, तो उसे एथनोस्फीयर कहा जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के एथनोस्फीयर में जो मैग्मा है, इस मैग्मा में बहने वाली धाराओं या तरंगों के कारण प्लेटों की गतिशीलता से उत्पन्न भूकंप जो होते हैं ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो ध्यान रखें भैया, जो भूकंप जो आपके पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ में अगर आप देखें तो पृथ्वी के गर्भ में जो मटेरियल है वो पिघला हुआ है। इतना ज़्यादा तापमान वहाँ पर है कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं, जो खनिज पदार्थ हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा जो भी है, ठीक है, वो सब किस अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। उसी पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पृथ्वी के अंदर मैग्मा। लेकिन जैसे ये पृथ्वी की सतह पर कहीं पर छेद करके बाहर निकल गया, ऐसे करके, ठीक है, बाहर निकल गया, तो इसे कहा जाएगा आपका लावा। तो आपने सुना होगा लावा, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है। तो ये लावा जो पृथ्वी के धरातल पे यहाँ पे इकट्ठा है और किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, तो इसे मैग्मा कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही बाहर आ गया है, किसी दरार के द्वारा बाहर आ गया और यहाँ पे इसने पहाड़ बना दिया, पूरा फैला दिया, तो इसे हम लावा कहेंगे, ठीक। तो इस जो ये यहाँ पे लिक्विड पदार्थ है, इसके ऊपर प्लेटें होती हैं, ठीक है, चट्टानों की प्लेटें होती हैं और इसी के ऊपर पूरी की पूरी चट्टान पूरा धरातल टिका हुआ है हमारा। तो ये प्लेटें गतिशील होती हैं क्योंकि ये लावा है, तो इसके ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। कौन सी? ये प्लेटें। तो इन प्लेटों की गतिशीलता के कारण जो भूकंप उत्पन्न होंगे वो ज़्यादा विनाशकारी और ज़्यादा भयंकर होते हैं, क्योंकि ये प्लेटें गति करती हैं और कभी कभी क्या होता है कि आपस में टकरा जाते हैं या फिर आपस में इनके किनारे लॉक हो जाते हैं। तो इसके लॉक होने से वहाँ पे एनर्जी संचित होती है और वो अचानक जब टूटेगा तो सारी की सारी ऊर्जा ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्पीड में बाहर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे भूकंप की तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक। तो ये आपका समझना है भूकंप क्या होता है। तो ध्यान रखें, जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप सामान्य हैं, लेकिन जो प्लेटों की गतिशीलता से उत्पन्न भूकंप होते हैं ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। पूछा गया है एग्जाम में कौन से भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, तो ध्यान रखें प्लेटों की गतिशीलता से उत्पन्न भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक। अब देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, जिसमें कि मुख्यतः उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र या उत्तराखंड में भूकंप जो है प्रायः प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जो भूकंप आ रहे हैं ये मुख्यतः किस कारण से आते हैं? यहाँ पे प्राकृतिक कारण ज़्यादा प्रभावी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, इसलिए यहाँ के भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। आगे हम टेबल में देखेंगे कि भूकंप कब कब और कैसे कैसे कितने रिक्टर स्केल के आए हुए हैं, ठीक है। देखें, इंडियन प्लेट, ये हम उत्तर भूगोल में अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित है, ठीक है। कितना खिसक रही है? लगभग 1 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो ये दोनों ही फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व दिशा की ओर कितना खिसक रही है, तो 1 सेंटीमीटर, और किस दिशा में? उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। परंतु उत्तर में स्थित जो यूरेशियन प्लेट है, जो आपका हिमालय पर्वत दिखाई देता है, हिमालय पर्वत के उत्तर में जो तिब्बत का पूरा पठार वाला क्षेत्र है, वहाँ से शुरू होती है आपकी यूरेशियन प्लेट, और उससे दक्षिण में जो भारत वाला क्षेत्र है वो पूरी इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करेगी और यूरेशियन प्लेट अपनी जगह स्थिर है। तो स्थिर यूरेशियन प्लेट यानी कि जो तिब्बत प्लेट है, इसके लिए अवरोध पैदा करती है। इसी के परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता है, और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह होगा तो यहाँ पे ऊर्जा संग्रह होते होते तनाव बढ़ जाएगा और इस कारण से दोनों प्लेटों के बीच जो लॉक बना किनारों में वो टूट जाएगा, ठीक है। और अचानक जो ऊर्जा संग्रह हुई थी ये एकाएक निकल जाएगी। इससे हिमालय के पूरे पूरे हिमालय में पूरे चाप के साथ भूकंप आता है, यानी कि हिमालय जो ऐसे चापाकार में फैला हुआ है पूरा हिमालय, ठीक है, सॉरी ऐसे करके फैला हुआ है आपका हिमालय, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी श्रृंखला। तो ये जो चापाकार हिमालय है इसमें पूरे चाप में भूकंप आ जाता है एक साथ, ठीक, और हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। तो ये मेन कारण है उत्तराखंड में भूकंप आने का। तो आप ध्यान रखें, प्लेटों की गतिशीलता के कारण यहाँ पे भूकंप आता है, और दूसरा मेन कारण है भ्रंशों की स्थिति, ठीक है। वृत्त हिमालय तथा मध्य हिमालय, हमने कल पढ़ा था कल की वीडियो में। वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में से गुजरने वाला जो भ्रंश रेखा है वो है आपके मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यानी कि MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हमने बात की थी ITSZ, ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन। इसके बाद आपका आता है MCT, फिर MBF और HFF। तो हमने 4 यहाँ पे भ्रंश रेखाएं पढ़ी थी। तो इनमें से जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये रेखा वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय की मध्य स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है तो ध्यान में रखेंगे। ये उत्तराखंड में कहाँ से गुजरती है?
चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपल कोठी, गुलाब गोटी और गंगा घाटी। ठीक है, इसके अलावा ये टिहरी बांध के नीचे से भी गुजरती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीएससी के द्वारा, पहले बना हुआ है, आगे भी बनेगा कि जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरती, और आपको कोई भी ऑप्शन इनमें इनके साथ एक एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से गुजरती है। चमोली हो गया, गोपेश्वर हो गया, देवलधार हो गया, पीपल कोठी, गुलाब गोटी। ठीक है, और इसके साथ साथ गंगा घाटी और टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, इन जगहों से मुख्य केंद्रीय भ्रंश गुजरती है और जो कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, आगे देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार यह रेखा टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है और इसी कारण जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो हमेशा से टिहरी बांध का विरोध करते रहे हैं। ठीक है, अब तो सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हो गई है, तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखें। टिहरी बांध के नीचे से, और टिहरी बांध के नीचे लगभग 7.5 किलोमीटर गहराई में जो एक फॉल्ट है, यानी कि एक भ्रंश रेखा स्थित है, उसे आपका महार टियर फॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महार टियर फॉल्ट। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भूकंप का एक मेन कारण है। ठीक है, तो महार टियर फॉल्ट के ऊपर 7.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है आपका टिहरी बांध, और इसी वजह से संभावना व्यक्त की जाती है, सुंदरलाल बहुगुणा है, वीरेन डंगवाल जी हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये संभावना पहले से व्यक्त की जाती है कि टिहरी बांध में भूकंप आ सकता है और बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध होता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखें, भारत के जो विभिन्न भूकंप संस्थान हैं, इन संस्थानों के द्वारा भारत को 5 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से 2 क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ते हैं। उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये आप लोग बहुत इजी है याद रखने के लिए, आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसे आप लोग देख लेना। देखें, पहला है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले आप मध्यम प्रभाव क्षेत्र देखेंगे, बीचों बीच। ठीक है, मध्यम यानी कि बीच की उंगली आप लोग ध्यान रखें, बीच में मध्यम प्रभाव। ठीक है, बीच में मध्यम वाला। ठीक, और मध्यम से 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 ऊपर कौन कौन से होंगे? एक होगा न्यून और न्यूनतम, अधिक और अधिकतम। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं। मध्यम प्रभाव क्षेत्र को आप पकड़ेंगे जो कि 6 से 7 है। ठीक है, मध्यम प्रभाव क्षेत्र 6 से 7, तो इससे नीचे होंगे न्यून और न्यूनतम, इससे ऊपर होंगे अधिक और अधिकतम। ठीक है, तो आप एक एक करके इनको हम देख लेते हैं, ये तो याद रखने के लिए तरीका है। पहला है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, इसमें आपका 5 से कम तीव्रता का भूकंप। ठीक है, जबकि न्यून प्रभाव क्षेत्र में 5.01 से 6 तीव्रता का, मध्यम प्रभाव में 6.01 से 7 तीव्रता का, और अधिक प्रभाव क्षेत्र में 7.01 से 9 तीव्रता। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, 5 है, फिर 5 से 6 बना, 6 से 7 बना, 6 से 7, लेकिन 7 से 8 नहीं बना है। अधिक प्रभाव क्षेत्र में ध्यान रखेंगे 7.1 से 9 तीव्रता है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ देगा, और ऐसे दे देगा 5 तीव्रता से कम, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ 7 से 8 नहीं है, 7 से 9 है। और अधिकतम प्रभाव क्षेत्र होता है आपका 9 से अधिक तीव्रता का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनमें जो अधिक प्रभाव क्षेत्र और अधिकतम प्रभाव क्षेत्र है, इन्हीं दोनों जोनों को उत्तराखंड इन 2 जोन क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें कि उत्तराखंड भी है, अधिकतम एवं अधिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो भूकंप होते हैं वो विनाशकारी होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो आपका उत्तराखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के कुल भूकंपों का 68% और विश्व के कुल भूकंपों का 10% भूकंप आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है भैया, ध्यान रखना कि जो आपका उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमालय है, यहाँ पे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जितने भी भूकंप आते हैं, इसका 68% उत्तराखंड में आते हैं, और हिमालय का जो है आपका विश्व का 10% यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है, भूकंप की तीव्रता नापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन यानी कि सिस्मिक स्टेशन बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ? देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा चमोली में। जैसे कि आपने याद किया था, जो जोन 4 है, ठीक है, भूकंप का जोन 4 है, यहाँ पे कौन कौन से जनपद आते हैं? NDT, UK, US, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अब भूकंप को नापने के लिए जो 3 भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ लगाए गए? DTZ में। ठीक है, DTZ, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, DTC की बस होती है, ऐसे आपका UTC की बस है। ठीक है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे DTZ यानी कि देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा चमोली। ठीक है, यहाँ पे आपका भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं राज्य में आए भूकंप जो है और उनके जो प्रभाव हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ कब कब भूकंप आए थे, और एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक चार्ट में या फिर एक टेबल में मैंने इंक्लूड कर दिया, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखें, सबसे पहले 22 मई 1803 को उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में 6.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था।
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1 सितंबर 1803 में बद्रीनाथ क्षेत्र में 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया हुआ है। ठीक, मार्च 1809 में इसके बाद गढ़वाल में 8.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। तो ये जो आपका बद्रीनाथ वाला भूकंप है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी चमोली धंस रहा है। चमोली का जो जोशीमठ है यहाँ पे आपने देखा होगा जो ज़मीन है वो धंस रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, प्राकृतिक आपदा है वो भी एक प्रकार की। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष 9.0 स्केल का भूकंप आया था या फिर किस क्षेत्र में आया था, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखना 1 सितंबर 1803 को आया हुआ है, बद्रीनाथ में आया है और 9.0 रिक्टर स्केल का। ये वही भूकंप है भैया जिसमें आपका टिहरी राज्य जो था, ठीक है, जो सुदर्शन शाह का राज्य था वो गोरखों के अधीन आ गया था, क्योंकि भूकंप आया था। फिर इस वजह से पूरा बहुत ज़्यादा जनधन की वहाँ पे हानि हो गई थी। तो प्रद्युम्न शाह जो थे, सॉरी ये जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था, ठीक है, श्रीनगर वाला, सो मैंने गलती से टिहरी बोल दिया। तो यहाँ पर गोरखों ने आक्रमण कर लिया था और गोरखों के आक्रमण के बाद गोरखों ने खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह को युद्ध में मार दिया और उसके बाद गढ़वाल पे अधिकार कर लिया था 1804 में। तो ये 1803 में वही भूकंप है, ठीक है, तो ध्यान में रखना पूरे क्षेत्रफल में फैला था। इसके बाद आपका मार्च 1809 में गढ़वाल में 8.0 रिक्टर स्केल का है। 28 मई 1816 को गंगोत्री में है 7.0 का, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है, पूरा जो टेबल है, इसे अच्छे से देख लेना। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन बना हुआ था यूपीएससी के द्वारा, शायद लोअर पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें आपका पूछा गया था, ये वाला सेक्शन दिया हुआ था, ठीक है, और इसमें सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस क्षेत्र में आया था। तो आप लोग अच्छे से देख लेना भैया, जो ये 6.5 है, ठीक है, ये आपने इसके पहले से देखे हैं 8.0 के बाद 6.5 है, 6.25 है, 6.3 है, ठीक है, और इसके बाद 7.0। तो ये 4 इसी प्रकार से दे देंगे सीक्वेंस में और पूछेंगे कि इनमें से सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आया हुआ था, ठीक। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है इस प्रकार के, क्योंकि यूकेपीएससी शुरुआत का सबसे ज़्यादा सबसे कम नहीं पूछ रहा है, 20 से उठा के पूछ देता है। तो इसलिए ये टेबल याद रखना जरूरी है। बाकी जो ये लास्ट के हैं आपके 6.5, 6.5, 6.6 और 6.8, इनमें पूछ देगा सर्वाधिक भूकंप कहाँ आया था। आप लोग चेक कर लें, यूकेपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कब ये भूकंप आए हुए हैं और किस क्षेत्र में कितना रिक्टर स्केल का आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भूस्खलन की। तो देखिए भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन कहने का सिंपल मतलब है कहीं पे मिट्टी या फिर जो ज़मीन होती है उसका खिसक जाना, ये भूस्खलन होता है, ठीक। तो भूस्खलन जो है सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है। सामूहिक स्थानांतरण कहने का मतलब जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसमें पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी। तो इसे उस ज़मीन में जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो कोई मकान है, चाहे आपका उस पर कोई पेड़ है, कोई फसलें हैं, ठीक है, या फिर कोई अन्य चीज़ है, वो सब खिसक जाएगा। तो इसी को सामूहिक स्थानांतरण कहा जाता है। तो भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है जिसमें सैलें तथा सैल चूर्ण अर्थात मिट्टी गुरुत्व बल के कारण ढालों पर नीचे की ओर सरकते हैं, ठीक है। तो ये भूस्खलन कहलाता है। राज्य में विगत 100 वर्षों में 50 से अधिक विनाशकारी भूस्खलन हो चुके हैं। भूस्खलन के प्राकृतिक कारण अगर हम देखें तो भूस्खलन के प्राकृतिक कारण क्या क्या हैं देखें। पहला है आपका भूकंप। अगर कहीं पे भूकंप आ गया तो भूकंप की वजह से क्या होता है, ज़मीन हिलती है और टूट फूट होती है, इस कारण से भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अतिवृष्टि भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश और आपका 2, 3, 4 घंटे तक लगातार होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी वो होने की वजह से ज़मीन जो है खिसक जाती है, ठीक है, मिट्टी खिसक जाएगी। इसके साथ पहाड़ी ढलानों पर तेज़ी से पानी का बहाव, तो पानी बहाव बहुत तेज़ी से बहेगा तो पानी भी काटते रहता है ज़मीन को, जिससे भूस्खलन होता है। जैसे आपको नदियों के किनारे दिखेंगे, ठीक है, पानी की धार तेज है तो नदी जो है अपने किनारे को लगातार काटते, इससे भूस्खलन होता चला जाता है। चट्टानों में पानी का जमा होना और बर्फ का जमा होना चट्टानों की दरारों में, इससे आपका पानी जमा होगा चट्टानों में, दरारें भरते रहेंगे और पानी अंदर तक जाएगा, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो चट्टान टूट जाते हैं, यानी कि भूस्खलन होकर नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो प्राकृतिक कारण है, इसके अलावा कुछ मानवीय कारण हैं जो कि भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ढलानों पर जो पहाड़ी ढाल होती हैं, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी ढलानों पर सड़क और बांधों का निर्माण करना एक कारण। दूसरा नहरें, खदानें और उत्खनन कार्य, ठीक है। तीसरा अतिचारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसको बहुत से लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और एग्जाम में यहाँ पे दे दिया जाता है आपको, ठीक है, और इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं फिर। तो ये ध्यान में रखना कि अतिचारण जो होता है इससे भी भूस्खलन होता है। ये नहीं सोचना है कि भैया जानवरों के चरने से भूस्खलन का क्या संबंध है, तो जानवरों के चरने से भूस्खलन का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। कहीं पे अतिचारण हो रहा है तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो घास होती है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए घास की जड़ें या फिर जो झाड़ियों की जड़ें हैं वो जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, वो मिट्टी अचानक लूज हो जाती है और भूस्खलन हो जाता है। तो अतिचारण भी एक बहुत बड़ा कारण है भूस्खलन का। इसके अलावा निर्वनीकरण, ठीक है, वन समाप्त हो जाना, और अवैज्ञानिक कृषि, तो ये भूस्खलन के मानव जनित कारण है, ठीक है। अब देख लेते हैं पदार्थ एवं उसके स्थानांतरण के आधार पर
जो आपका जहाँ भूस्खलन हुआ वहाँ पे जमीन खिसकी तो क्या क्या खिसका, तो पदार्थ और उसके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सैल या मृदा का अवपतन, ठीक है, धस गई मिट्टी। इसके साथ साथ सर्पण, सैल का सर्पण यानी कि खिसक गई मिट्टी, एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होगी। और प्रवाह, प्रवाह कहने का मतलब जैसे नदी आई और मिट्टी को बहाते हुए लेगी और दूसरी जगह पे कहीं अवसाद के रूप में इकट्ठा कर दिया। तो भूस्खलन 3 टाइप के हो सकते हैं मेनली, एक तो सैल या मृदा का अवपतन हो सकता है, नीचे धंसना, एक हो सकता है सर्पण, ठीक है, खिसक गई, एक खेत खिसका और नीचे वाले खेत में अटक गया, और ऐसे प्रवाह हो सकता है, नदी के द्वारा पूरा मिट्टी काट के ले जाया जा रही है और दूसरी जगह इकट्ठा हो रही है, ठीक है। आगे देखें, भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा ये स्थानीय होता है, इसका बहुत अधिक घातक प्रभाव नहीं होता है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो आपदा है वो कौन सी है, वो है आपके भूकंप है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा सबने सुनी होगी, केदारनाथ आपदा, ठीक है, उसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो इसके मेन जो फैक्ट हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखें, 16-17 जून 2013 को ये आपदा आई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट पूछी जाएगी। 16-17 जून 2013 तक राज्य में लगातार हुए वृष्टि और बादल फटने के परिणाम स्वरूप रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में व्यापक जनधन की हानि हुई। और इसी दौर में आपका जो रुद्रप्रयाग जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसे केदारनाथ आपदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब आई? 16-17 जून 2013 को, ठीक। राज्य के ज्ञात इतिहास में यह सबसे बड़ी आपदा थी। इसमें 24 जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ, जबकि 5 छोटी परियोजनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक है। इस आपदा में 3886 लोग या तो मारे गए या लापता हो गए। ये आपके अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक है। 18 जुलाई 2013 को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ की क्षति हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भैया पूछा जाता है, ये बहुत सही बुक्स ने कवर किया है और लगभग इतना ही दिया हुआ है, 13,000 करोड़। तो ध्यान रखना, 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी, ठीक। आगे देखें, केदारनाथ मंदिर परिसर, मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, होमकुंड साहिब, ठीक है, हेमकुंड साहिब, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, घांगरिया समेत गंगा घाटी के कई स्थानों और पिथौरागढ़ के मुंशियारी आदि इलाकों में जनधन की व्यापक हानि हुई थी इस दौरान। तो सभी क्षेत्रों में बहुत सारी जो नदियां हैं, ठीक है, यहाँ पे मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, या फिर आपकी धौली नदी है, ठीक है, पूरी रामगंगा नदी है, इन नदियों में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी, जिस कारण से ये जनधन की हानि हुई, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसे केदारनाथ आपदा कहा जाता है। तो इसमें जो सर्वाधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्र रहा, सर्वाधिक क्षति हुई, ये रुद्रप्रयाग जिले को हुई, और मेनली केदारनाथ मंदिर परिसर वाला क्षेत्र, ठीक है, विशेषकर केदारनाथ धाम और मंदाकिनी घाटी, ठीक है। और ये जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, ये किस नदी में आई थी पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मंदाकिनी नदी, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में हुए सर्वाधिक तबाही के संदर्भ में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी कि IIRS, ठीक है, ये ध्यान रखें कहाँ स्थित है और कब स्थापना हुई, आप लोग सर्च करके कमेंट करेंगे। इसके अनुसार तीव्र वर्षा के कारण हुआ क्या, कैसे केदारनाथ आपदा आई उसे समझते हैं। तीव्र वर्षा के कारण जो केदारनाथ के उत्तर पूर्व में स्थित सुमेरु पर्वत है, ठीक है, और सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपेनियन और चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो सुमेरु पर्वत जो है केदारनाथ के उत्तर में स्थित, ठीक है, 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लगभग स्थित है वो। तो उस पर्वत पर जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघलकर और टूटकर कहाँ गिरी, चौराबाड़ी ताल में गिरी। चौराबाड़ी ताल को ही गांधी सरोवर कहा जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर में, जो कि सुमेरु पर्वत श्रृंखला पर है, सुमेरु पर्वत पे स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिमखंड जो है वो टूटा, पिघला और गिरा कहाँ, चौराबाड़ी ग्लेशियर में, यानी कि गांधी सरोवर में गिरा। और इसके गिरने से अचानक क्या हुआ, जैसे आप लोग देखते हैं कोई छोटा सा तालाब है और उसमें आपने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया तो पानी बहुत तेजी से बाहर की ओर उफान मारता है, ठीक है। तो इसमें गिरने से झील का जो जल है ये केदारनाथ की ओर मलबे के साथ तीव्र वेग से प्रवाहित हुआ, जिस कारण से जो केदारनाथ के साइड से बहने वाली नदी थी, कौन सी, मंदाकिनी, ठीक है, तो जिस कारण झील और केदार घाटी का जल मंदाकिनी में तीव्र गति से प्रवाहित हुआ, जिससे मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई और इस कारण से मंदाकिनी घाटी जो केदारनाथ घाटी है उसमें व्यापक तबाही होगी, ठीक है। और इसी को हम केदारनाथ आपदा के नाम से जानते हैं। और इसमें आपके हजारों लोग काल कलवित हो गए, गायब हो गए, बहुत सारे लोगों के तो सभी नहीं मिले, पता ही नहीं चला और अभी तक लापता है, ठीक है। मंदाकिनी घाटी में आपदा की सर्वाधिक मार झेलने वाली ऊखीमठ तहसील के 103 गांवों के सड़क और पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, देख सकते हैं। और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे जो रामबाड़ा बाजार था, ठीक है, जो कि आपका ये मंदाकिनी घाटी का केदारनाथ के पास में था, गौरीकुंड, गौरीकुंड से पैदल मार्ग जाता है केदारनाथ तक, गौरीकुंड और रामबाड़ा बाजार जो था उसका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया, पूरा गायब हो गया, विलुप्त, ठीक है। तबाही मचाने के बाद अब मंदाकिनी नदी नए स्वरूप में है। पहले मंदाकिनी की लंबाई 105 थी, तो इसके बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई
5 किलोमीटर बढ़ गई है और कितनी होगी 110 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये जो उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक है इसमें मंदाकिनी की लंबाई 72 किलोमीटर दी हुई है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर लें भैया। वो बहुत सी बुक्स में बाद में जब ये मंदाकिनी आपदा आई, केदारनाथ आपदा, तो इसके बाद बुक्स ने अपडेट किया है कि इसकी लंबाई 110 किलोमीटर हो गई है बढ़ के, तो ये ध्यान रखना। उसमें 72 किलोमीटर दी हुई है, तो एक बार करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो 110 किलोमीटर अब इसकी लंबाई हो गई मंदाकिनी की। तो किस नदी में बाढ़ आई थी, कितनी लंबाई हो गई है ध्यान रखना, क्योंकि इसने अपना मार्ग चेंज कर लिया। ठीक है, वर्षा के कारण अब इसमें राहत कार्य चलाया गया। ठीक है, तो वर्षा के कारण राहत कार्य कब से शुरू हुआ, 17 जून। तो ध्यान रखना कि थल सेना और वायुसेना के द्वारा यहाँ ऑपरेशन चलाए गए, और ये ऑपरेशन शुरू हुआ थल सेना का 17 जून से और कब तक चला, 2 जुलाई तक। तो ये ध्यान रखना 17 जून से 2 जुलाई तक एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 17 जून से 2 जुलाई तक किसके द्वारा, थल सेना के द्वारा। ठीक है, ये परीक्षावाणी में इंक्लूड नहीं किया गया, केवल परीक्षावाणी में इतना ही दिया है सूर्या होप, तो बाकी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं इसमें। तो आप लोग इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन सूर्या होप है थल सेना द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और कब से कब तक, 17 जून से 2 जुलाई। और इसी दौरान वायुसेना के द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन था, ये था ऑपरेशन राहत। ठीक है, एक बार इसे आप लोग नेट में सर्च करना। तो ऑपरेशन राहत जो था ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, और इसी दौरान जो राहत अभियान वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, तो 25 जून को गौरीकुंड के पास सेना का MI-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस कारण 20 जवान भी शहीद हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि जो आपकी केदारनाथ आपदा है इसके दौरान जो राहत अभियान वायुसेना द्वारा चलाया गया था, इसमें वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे 20 जवान शहीद हो गए, तो वो था आपका MI-17V। ठीक है, और कब हुआ था, 25 जून को हुआ था। कहाँ हुआ था, गौरीकुंड के पास। ठीक है, तो वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन राहत। और इसके बाद आपका एक और ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया, केदार घाटी को पुनः बसाने हेतु ये चलाया गया था ऑपरेशन केदार। और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन केदार की जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये दी गई थी नीम को। ठीक है, यानी कि जो आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसको जिम्मेदारी दी गई थी केदार घाटी को पुनः बसाने के लिए। तो इसके लिए ऑपरेशन केदार चलाया गया था, और ये चलाया गया था लगभग 11 सितंबर 2014 से। ठीक है, तो एक बार इस डेट को आप सर्च कर लेना, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो 11 सितंबर 2014 से लगभग शायद यही डेट है, तो आप लोग देख लेना एक बार। 2014 से NIM को यानी कि नीम को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको दी गई थी जिम्मेदारी, तो ऑपरेशन केदार की जिम्मेदारी केदार घाटी को पुनः बसाने के लिए चलाई गई थी, और किसको दी गई थी, नीम को दी गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार आपदा के बाद राज्य में हजारों भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए, जिनमें से लगभग 992 क्षेत्र अकेले केदार घाटी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, इसके बाद देखें, इस आपदा के कारण यमुनोत्री और गंगोत्री के जो मार्ग हैं यहाँ जाने के लिए, इनमें से यमुनोत्री मार्ग 103 दिन और गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक बंद रहे, जबकि केदारनाथ धाम में जो केदारनाथ पूजा अर्चना होती है शिव जी की, ठीक है, तो केदारनाथ बाबा की पूजा अर्चना 86 दिन तक बाधित रही, यानी कि यहाँ पे पूजा ही नहीं हो पाई इस मंदिर में 86 दिन तक। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इससे पहले भी, तो ध्यान रखें, आगे भी बन सकता है। ठीक है, केदार बाबा की पूजा अर्चना 86 दिन बाधित रही, जबकि मार्ग जो है यमुनोत्री और गंगोत्री का, यमुनोत्री 103 दिन, गंगोत्री 98 दिन बंद रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं आपदा के मूल कारण क्या होते हैं। तो आपदा के मूल कारण बढ़ता शहरीकरण है। ठीक है, आबादी में वृद्धि के कारण राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे क्या करेंगे, पेड़ काट देंगे और वहाँ पे कंक्रीट के जंगल बिछा देंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है बहुत सारे वहाँ पे आपके घर बना देंगे और फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका आपदाएं आ रही हैं। ठीक, तो 1971 में हम देखते हैं कि राज्य में 16.36% शहरी आबादी थी, जो कि 2011 में बढ़कर 30% अधिक हो गई है। ठीक है, तो 30% तक हो चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ी है, तो कितने जंगलों का नाश हुआ होगा। ठीक है, अगला देखें, वनों का ह्रास। राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण कार्यों से वनों का निरंतर ह्रास हो रहा है, तो ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, 1981 से 2011 के दौरान लगभग 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ देगा यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1981 से 2011 के दौरान ये जो आपका निर्माण कार्यों की वजह से कितने प्रतिशत वन नष्ट हो चुके हैं, 5.85%। ठीक है, अगला देखें, जलीय तंत्र में परिवर्तन। अब इतना ज़्यादा मानवीय गतिविधियां हो रही हैं, तो जलीय तंत्र में ऑब्वियसली परिवर्तन होगा। कई झीलें सूख गई होंगी, कई नदियों ने अपना मार्ग प्रवाहित कर लिया होगा। ठीक है, यानी कि बदल लिया होगा। ठीक, विभिन्न मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य के 45% जो प्राकृतिक झरने हैं पूरी तरह सूख चुके हैं। 1981 से 2011 के दौरान इनके बहाव में 11% की कमी आ चुकी है, जबकि सिंचाई की क्षमता में 15% की कमी हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
अगला है बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। हम लगातार बांधों का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पंचेश्वर बांध है, इसका विरोध हो रहा है। टिहरी बांध का तो हमेशा से विरोध होता रहा है। क्यों हो रहा है भैया विरोध? तो देखें, राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, इन पर 505 से अधिक बांध और 244 पन बिजली परियोजनाएं या तो प्रस्तावित हैं या फिर निर्माणाधीन है, ठीक है। 16-17 जून की आपदा से सर्वाधिक प्रभावित केवल चार धाम क्षेत्र में भी करीब 17 बांध हैं। अब बांध बनेंगे तो नदी का जल हम अवरुद्ध कर रहे हैं। इस बांध से क्या होगा, उस जमीन पर जहाँ पर बन रहा है उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, ठीक है, जिससे वहाँ की भूमि धंस सकती है। अचानक बांध धंस गया या टूट गया तो कितना ज़्यादा जनधन की हानि होगी, ठीक है। भूस्खलन हो जाएगा, भूकंप आने तक की संभावना यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बांध बनाने से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आते हैं, ठीक। अगला देखें, गैर शोधित सीवेज। गैर शोधित सीवेज कहने का मतलब है कि जो घरों का वेस्ट पानी है उसको सीधे हम नदी में छोड़ देते हैं। फैक्ट्रियों का जो सीवेज है, वेस्ट पानी, उसे हम नदी में छोड़ देते हैं, तो इससे भी प्रदूषण होता है, ठीक है। तो गैर शोधित सीवेज है, इसको सीधे नदी में छोड़ना भी एक कारण है। इससे क्या होगा, नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो भूमि का कटाव होगा, भूस्खलन होगा, भूकंप आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी एक कारण है। अगला है अवैध खनन। तो अवैध खनन तो बहुत बड़ा कारण है। नदी के किनारों पर पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। रेत का, पत्थर का, अन्य चीज़ों का खनन होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वहाँ पे लगातार हम खोद पे चले जाते हैं और इससे क्या हो जाएगा, अचानक भूस्खलन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान है राज्य को। अगर हम देखें, कानूनी रूप से मशीन द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती है। केवल चुगान या फिर हाथ से ही पत्थर उठाने की अनुमति होती है, लेकिन अभी मशीन से ही कार्य चलता है, ठीक है। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अपने जेसीबी ले जा रहे हैं, बुलडोजर, और खनन कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए तो पटवारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो आगे देखें, तीर्थाटन और पर्यटन। तो तीर्थाटन और पर्यटन से कैसे हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, तो समझते हैं। देखो, भारी संख्या में अगर सैलानी कहीं पर आएंगे तो सैलानियों और तीर्थयात्रियों का कहीं पर पहुंचना यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जलवायु की जो दशाएं होंगी वो परिवर्तित होंगी और इससे आपका बाढ़, अतिवृष्टि, भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अत्यधिक पर्यटन, अत्यधिक तीर्थाटन भी नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने आपदा के कारण। अब हम समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्य में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन ये लगभग लास्ट ही है, अब समाप्त हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय आदि आदि का गठन किया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे कि आपदा प्रबंधन किस मॉडल पर तैयार किया गया है। यहाँ पे आपदा प्रबंधन का जो मॉड्यूल है ये ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर तैयार किया गया है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। आ से आपदा, आ से ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। तो इस मॉडल पर क्या किया गया है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर एक तो आपदा प्रबंध एवं न्यूनीकरण केंद्र यानी कि DMMA या DMMC इसे कहा जाता है, ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है, या अथॉरिटी आप लोग कह सकते हैं। तो DMMA या फिर DMMC की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये तो DMA सही है, लेकिन यहाँ पे DMMC कर लेना आप लोग, वो ज़्यादा सही रहेगा, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है। अब इसको अभी 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार भी मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट करेंगे कि आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सर्च करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2022 में इसे ये आपदा प्रबंधन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा देखें, आपदा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि यानी कि DMMA का गठन किया गया है। ये यहाँ पे जो निधियाँ होते हैं जिसमें कि पैसा जमा किया जाता है और आपदा अगर होगी तो उसमें जो जनधन की हानि हुई उसको रिकवर करने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दो निधियाँ गठित की गई हैं, एक तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और दूसरी राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना की गई। तो चार चीज़ें ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर यहाँ पे गठित की गई, ध्यान रखना। एक तो DMMC, दूसरा है आपका DMA, तीसरा आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सेम इसी प्रकार से प्रत्येक जनपद में भी एक एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधि और आपदा न्यूनीकरण निधियों का भी गठन किया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं इसके साथ साथ। तो देखिए कौन कौन से हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है जन जागरूकता के लिए, जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, भूकंप संबंधित फिल्में डांडी कांठी की गोदमा, इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो डांडी कांठी की गोदमा भूकंप पर आधारित फिल्म है। अब आप ध्यान दें कि ये किसने बनाई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे, कब ये प्रसारित की गई, इसको आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। दूसरा है आपदा प्रबंधन नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आपदा प्रबंधन को कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ की आपदा को भी द रेन ऑफ टेरर नाम से 6 से 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया NCERT की तरह, ठीक है। द रेन ऑफ
टेरर, ठीक है। उत्तराखंड में डिजास्टर द रेन ऑफ टेरर करके शामिल किया गया, तो ध्यान रखना। अगला है राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का भी यहाँ पे शुरुआत की गई है, जिनका टोल फ्री नंबर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर है यह है 1070, जबकि जनपद स्तरीय यानी कि जिले के लिए जो आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर है यह है 1077। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्र का टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1077 है, जबकि राज्य का है 1070, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं जो आपका ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वाला नंबर है 1905, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अगला है संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा मसूरी में एक रडार की स्थापना की गई है, जिससे कि हम क्या कर सकें, भूकंप का अलर्ट जारी कर सकें, ठीक है, या फिर जो प्राकृतिक आपदा है उनका अलर्ट। तो लाल टिब्बा मसूरी में उसके लिए एक रडार की स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख रुपए की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आपदा से जो जनधन की हानि हो उसकी भरपाई की जा सके, ठीक है। अब देख लेते हैं एसडीआरएफ। तो एसडीआरएफ क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, अगर आपदा आई तो वहाँ पे जो एक आपने देखा कि केदारनाथ आपदा आई तो यहाँ पे थल सेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसडीआरएफ नहीं थी। जैसे आपका केंद्र सरकार के द्वारा एनडीआरएफ गठित की गई, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो आपका कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे तुरंत वो फोर्स जाती है, लेकिन हमारे पास थी नहीं, तो हमने थल सेना और वायुसेना को भेजा। इसलिए इसके बाद क्या किया गया, एसडीआरएफ का गठन किया गया, ठीक है। तो 21 जुलाई 2013 को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, कब, 21 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की तर्ज पर ही एसडीआरएफ का भी गठन किया था, ठीक है। तो कब किया है, 21 जुलाई 2013 को, ये ध्यान रखना। अगला है दूसरा कदम उठाया, नदी तट पर निर्माण पर रोक लगा दी। तो 1 जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों पर लगभग 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। अगला है आपदा प्रबंधन योजना। तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना यानी कि एसडीएमपी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया है, ठीक है। और जुलाई 2013 में आपका 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया। तो ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था, जुलाई 2013 में किया गया है। और ये कितने सदस्यीय निकाय है, ये एक 7 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं थी। तो यहाँ पर आपका ये पूरा जलवायु, उत्तराखंड का जलवायु और आपदा प्रबंधन, आपदा, ये सब समाप्त होता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो भौगोलिक परिचय वाला चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है परीक्षावाणी का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो वीडियो को बार बार देख के रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा वाणी का डेटा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूकेपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर जो फर्स्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, थैंक यू।